तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास पे हम डिस्कस किए थे फजांस रूल के बारे में, फजांस रूल के बारे में। तो फजांस रूल हम लोग को ये बताए थे किसी भी आयोनिक कंपाउंड में किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो उस फिनोमिना को, जो अनायन का जो मेरे भाई डिस्टॉर्शन होता था बड़े साइज वाले अनायन का, उसको हम लोग पोलराइजेशन कहते थे। और जो पोलराइज करता था, जो कटायन पोलराइज करता था, उसे हम लोग बोलते थे पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। वहां पर से हम लोग डिफाइन भी किए थे फाई। फाई कैसे डिफाइन किए थे? चार्ज बाई साइज कटायन के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए फिर हम लोग डिसाइड किए थे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। ठीक है, किस में ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, किस में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन किए थे। तो पहले हम लोग देखे थे चार्ज कटायन का, और फिर साइज ऑफ कटायन देखे थे। इसी तरीके से साइज ऑफ अनायन देखे थे, चार्ज ऑफ अनायन देखे थे। और फिर एक और भी आया था मेरे भाई, कौन सा आया था? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन, नॉन इनर्ट आया था, और मेरे भाई स्यूडो इनर्ट आया था। सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है वो नॉन इनर्ट वाले में आता है, फिर स्यूडो इनर्ट में आता है, और फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन पे आता है। ये सारा चीज आपको हम डिटेल में लास्ट क्लास पे एक्सप्लेन किए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड होगा मेरे भाई फजांस रूल पर भी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक कैरेक्टर पर ही बेस्ड होगा। तो हमारा जो टॉपिक है मेरे भाई वो है थर्मल स्टेबिलिटी। हमारा जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। मेरे भाई थर्मल स्टेबिलिटी का पहले तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। शॉर्ट में इसे प्यार से टीएस लिख देते हैं। टीएस का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, लेट से कोई दो चीजें हैं या दो स्टूडेंट हैं मेरे भाई। अगर दो स्टूडेंट्स को अगर हम धूप में खड़ा कर दे, यानी कि सनलाइट के एकदम ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में खड़ा कर दे, तो मेरे भाई अगर कोई एक बंदा गिर गया धूप की वजह से, जो कि असेंबली के दौरान आप लोग देखते होंगे स्कूल पे, तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे? वो थर्मली लेस स्टेबल है। वो उतना ज्यादा उसके पास में सहन शक्ति नहीं है, धूप में उतना ज्यादा वो सह नहीं सकता है। तो वो आया मेरे भाई, और जिसका उसके साथ वाला जो फ्रेंड था, वो मेरे भाई उस उतना टेम्परेचर में आराम से रह गया, यानी सह गया वो। तो वो बोलेंगे थर्मली ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको, यानी कि स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीटिंग बोल सकते हो। स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, हीट के टुवर्ड, यानी किसी को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसका क्या स्टेबिलिटी है? कोई ज्यादा देर तक हीट को सह सकता है तो हम बोलेंगे वो ज्यादा स्टेबल है, यानी उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस टाइप की चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर पे। ठीक है, तो मेरे भाई सिंस हम आपको पता है कि ये फजांस रूल से रिलेटेड है, तो आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी डिस्कशन होगा, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कशन होगा। तो मेरे भाई आयोनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड देंगे। आयोनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड देंगे। एक मेरे भाई, एक जो डिवाइड देंगे हम, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स जो होगा वो कंटेन करेगा, कंटेनिंग आयोनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉली एटॉमिक अनायन, पॉली एटॉमिक अनायन। ठीक है, ये सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है। आप किसी दूसरे बुक में देखेंगे तो ये केमिकल बॉन्डिंग में मे भी नहीं दिया हुआ हो, तो ये सिर्फ इसी से रिलेट होता है, केमिकल बॉन्डिंग का ही वैसे ये पार्ट है। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक में आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करेगा ये। तो मेरे भाई कंटेन पॉली एटॉमिक अनायंस। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पॉली एटॉमिक अनायंस किसे कहते हैं? तो मेरे भाई देखो, पॉली एटॉमिक अनायन जो बड़े साइज वाले होंगे, पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम, जैसे CO3 2 माइनस। मेरे भाई इसमें कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल 4 एटम्स है, यानी एक से ज्यादा वाले को पॉली एटॉमिक कहते हैं। मेरे भाई NO3 माइनस, ये भी पॉली एटॉमिक है। SO4 2 माइनस, ये भी पॉली एटॉमिक है मेरे भाई। ठीक है, SO4 और भी बहुत सारा हो सकता है मेरे भाई। HCO3 माइनस,
HCO3 माइनस, मेरे भाई OH माइनस, OH माइनस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। मेरे भाई ये सारे के सारे में देखो कि एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, तो ये सारे पॉली एटॉमिक अनायंस कहे जाएंगे, पॉली एटॉमिक अनायंस। अच्छा मेरे भाई, जैसे हम तुमको बात बता देना चाहते हैं कि ये जो तीन अनायंस है, ये जो तीन अनायंस ये छोटे साइज के होते हैं। पॉली एटॉमिक तो है, पॉली एटॉमिक तो इसको हम थोड़ा सा ना एक बॉक्स के अंदर में इस तरीके से एक हम डॉटेड लाइन से कर दी, ये सारे छोटे साइज के होते हैं। पॉली एटॉमिक तो है, बट मेरे भाई ये तीन जो लिखे हैं यहाँ पे, ये छोटे साइज के होते हैं। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, छोटे साइज के होते हैं, के होते हैं। ठीक है, ये तीन ऐसे पॉली एटॉमिक है जो छोटे साइज के होते हैं। तो कोई कहेगा बाकी सारे क्या बड़े साइज वाले हैं? यस, पॉली एटॉमिक इन जनरल जो होता है, पॉली एटॉमिक अनायन कभी बोला गया, सिर्फ सिर्फ पॉली एटॉमिक वर्ड यूज किया गया, तो आपको समझ में आना चाहिए बड़े साइज वाले, बड़े साइज वाले। ठीक है, यानी बड़े साइज वाले अनायन, बड़े साइज वाले अनायन। ठीक है, तो मेरे भाई हम आयोनिक कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड दे रहे हैं, एक हम लोग पॉली एटॉमिक अनायन और एक मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब केवल एक ही एटम्स होगा। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो एटॉमिक अनायन। तुम कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो मेरे भाई दुनिया भर का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, ये हमेशा छोटे साइज के होंगे। तो तुम देखो इसका एग्जाम्पल, तुम्हें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, यहाँ पे O2 2 माइनस था, तो वो फर्क है मेरे भाई। O2 माइनस मेरे भाई। ठीक है, और क्या हो सकता है मेरे भाई? Cl माइनस, और क्या हो सकता है? Br माइनस, और क्या हो सकता है? I माइनस, और क्या हो सकता है? F माइनस। तो मेरे भाई ये सारे के सारे क्या चीज है? मोनो एटॉमिक, ये सारे में एक ही एटम्स है। हाँ, इन जनरल मोनो एटॉमिक अनायंस जो होंगे वो क्या होंगे? छोटे साइज के होंगे, छोटे साइज के होंगे, छोटे साइज वाले। ठीक है, छोटे साइज वाले होंगे मेरे भाई, इस बात को याद रखना। अच्छा मेरे भाई, ये तीनों जो है इसमें भी, ये भले ही मोनो एटॉमिक है, ये भले ही मोनो एटॉमिक है, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये बड़े साइज वाले होते हैं, बड़े साइज वाले होते हैं। ठीक है, यानी जिस तरीके से आपके पॉली एटॉमिक में कुछ छोटे साइज वाले थे, इसी तरीके से यहाँ पर ये बड़े साइज वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, इन जनरल अगर हम कुछ वर्ड बोले कि मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का मतलब आपको छोटा साइज समझ में आना चाहिए, और पॉली एटॉमिक का मतलब बड़ा साइज मतलब आना चाहिए समझ में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको हम छोटे साइज मोनो एटॉमिक में बड़े साइज वाला दिखलाएं, और पॉली एटॉमिक में छोटे साइज वाला भी दिखलाए तुम्हें। ठीक है, इसका ये तो खैर यहाँ पे तो कोई यूज नहीं है, यहाँ पर हम लोग का थर्मल स्टेबिलिटी में इसका कोई यूज नहीं है। बट मेरे भाई आगे और भी इसके अंदर में टॉपिक्स है जो फजांस से रिलेट होती है, उस पर हम लोग को काम आएगा। मेरे भाई अब सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक अनायंस। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक अनायंस। ठीक है, हम पॉली एटॉमिक अनायंस इन जनरल अगर पॉली एटॉमिक लिख दिया तो इसका मतलब तुमको ना सीधा सीधा समझ में आना चाहिए बड़े साइज वाले कटायंस के बारे में डिस्कशन हो रही है। मेरे भाई इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं तुम्हें किस तरीके से होगा। मेरे भाई एक कटायन है, लेट से M2 प्लस है, M2 प्लस इज एनी कटायन। ठीक है, एम मेटल कटायन है ये। ठीक है, और इसके सामने में एक पॉली एटॉमिक अनायन लेते हैं। मेरे भाई इसके सामने में एक पॉली एटॉमिक अनायन लेते हैं, CO3 2 माइनस लेते हैं, कार्बोनेट आयन लेते हैं। मेरे भाई तुमको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है इस पे, खुद सोचो। ये कटायन है और ये बड़ा साइज का अनायन है, ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये क्या होगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मेटल से अट्रैक्ट होगा, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन पसंद है, यानी कि इसका पोलराइज कर रहा है। ये बड़ा साइज वाला अनायन है, ये पोलराइज होगा। मेरे भाई जैसे ही पोलराइज होगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कमी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे भाई क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा।
ये अपनी तरफ कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। मेरे भाई कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ आएगा, ऑक्सीजन मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मेरे भाई बोल सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही हीट करेंगे थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा ये टूट जाएगा, क्योंकि वीक हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ जा चुका है। और मेरे भाई तुरंत इधर से ये कार्बन का जैसे ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इधर से ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, इधर से अपना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी कार्बन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होगा और देखते ही देखते ये बॉन्ड टूट जाएगा। और क्या होगा मेरे भाई, हीट देने पर ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर CO2 बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे इसका वैलेंसी हम 2 रखे थे, तो ये सीधा सीधा मेटल ऑक्साइड बनेगा, वैलेंसी 1 वाला होगा तो M2O बनेगा, डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम तुमको यही बताना चाहते हैं, अगर मेटल का जितना ज्यादा पोलराइजिंग, लेट से अनायन सेम है, अनायन हम सारे में कार्बोनेट रखे और कटायन बदलते चले जा रहे हैं, यानी मेटल कटायन बदल रहे हैं, तो मेरे भाई जितना ज्यादा ये पोलराइज कर सकेगा मेरे भाई उतना जल्दी आसानी से बॉन्ड वीक होगा और उतना लेस थर्मल स्टेबिलिटी, उतना आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। इसका मतलब अगर मेटल का मेरे भाई फाई का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे, अगर फाई का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, हाँ ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो पॉली एटॉमिक अनायन, पॉली एटॉमिक अनायन जब होगा तो क्या होगा, इसका फाई जितना ज्यादा पोलराइज होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। आपको लाइन समझ में आने लगा होगा, लाइन समझ में आने लगा होगा। अब मेरे भाई हम बात ये करेंगे कि पोलराइजिंग पावर, जैसे लेट से अगर हम तुमको दे दिए Li प्लस Na प्लस Rb प्लस CS प्लस, और मेरे भाई इसी तरीके से बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम लिखना पड़ेगा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम 2 प्लस, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम 2 प्लस। तो मेरे भाई सिर्फ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा मेरे भाई, मेटल्स का साइज इंक्रीज करेगा तो फाई डिक्रीज करेगा, फाई डिक्रीज करेगा तो मेरे भाई थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, फाई अगर डिक्रीज तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी डाउन द ग्रुप क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो मेरे भाई हम कुछ इस चीज से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रश्न करेंगे। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, मेरे भाई ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कुछ प्रश्न है इसी से रिलेटेड मेरे भाई। हाँ अनायंस को हम सेम रखेंगे, हाँ तुमको सर अनायंस को वेरी कर दे तो मेरे भाई वैसा सवाल आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। मेरे भाई एग्जांपल देखो, लेट से हम फर्स्ट ग्रुप का हम एलिमेंट्स को ले रहे हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, मेरे भाई रुबिडियम कार्बोनेट, Rb2CO3 और मेरे भाई CH2CO3। तो थर्मल स्टेबिलिटी है, क्या ऑर्डर आएगा, जल्दी जल्दी करते जाओ मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान। बेरिलियम सल्फेट दे दिए मेरे भाई, सल्फेट भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो मेरे भाई ये सारी चीजें हैं, ये सारे हैं मेरे भाई। इसी तरीके से हम तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं, इसी में बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अनायन सेम आपको दिखने को मिलेगा, अनायंस जो है आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, अनायंस जो है आपको सेम देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई जैसे जैसे कटायंस का साइज इंक्रीज करेगा मेरे भाई थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये कब का है, पॉली एटॉमिक अनायंस के केस में, पॉली एटॉमिक अनायंस के केस पे है, ठीक है। तो ये मेरे भाई कुछ प्रश्न तुम्हें दिखलाए, और भी हम पॉली एटॉमिक अनायंस दिखला सकते हैं, तुम्हें जान करके बहुत अच्छा लगेगा। लिथियम नाइट्रेट, मेरे भाई लिथियम नाइट्रेट कहाँ का, कौन सा सुबित, कौन सा पार्ट पे आपको डाउट है, जल्दी से लिख के बताओ। NaNO3 मेरे भाई, KNO3, ठीक है, RbNO3, CsNO3,
CsNO3। तो मेरे भाई इसका भी इंक्रीज करेगा। सिंस कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, अनायन का साइज मेरे भाई रिमेन सेम है, क्योंकि सारे सेम है। तो मेरे भाई नाइट्रेट में देख लिया, तुम किसी में भी देख सकते हो। लेट से अभी हमको मन कर रहा है बाइकार्बोनेट्स में देखने का, LiHCO3। तो मेरे भाई पॉली एटॉमिक देखो और जवाब दो, पॉली एटॉमिक देखो और जवाब दो, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। RbHCO3, CHHCO3। तो मेरे भाई यहां पर भी इंक्रीज होगा, चाहे ग्रुप 1 का हो चाहे ग्रुप 2 का मेटल्स हो इसका। और सुबीर को ये रिएक्शन समझ में नहीं आया, किस तरीके से रिएक्शन लिखा गया। मेरे भाई देखो, ये मेटल कटायन है, और लास्ट क्लास में फजान सुल्ट पढ़ाए थे कि ये मेटल क्या करेगा मेरे भाई, ये अनायन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अनायन में डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। तो मेरे भाई ये पॉली एटॉमिक बड़े साइज वाले अनायन, देखने में ही लग रहा है पॉली एटॉमिक मतलब बड़ा होगा। तो मेरे भाई ये मेटल क्या करेगा, अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मेटल खींच रहा है, तो मेरे पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, और ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो किससे खींचेगा, कार्बन से। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो मेरे भाई कार्बन से जैसे ही खींचेगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रॉन खींचाएगा, और इसका इधर जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है मेरे भाई। तो ये धीरे धीरे बॉन्ड वीक होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी के साथ में अट्रैक्शन बढ़ता है तो मेरे भाई पहले जिससे अट्रैक्टेड था उससे अट्रैक्शन वीक हो जाता है, चाहे ये केमिस्ट्री हो चाहे कहीं और हो, सब जगह यही होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा तो यहाँ पे अट्रैक्शन वीक होगा, और जैसे ही हीट करोगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑलरेडी वीक हो गया होगा। तो मेटल ऑक्साइड और ये CO2 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो मेरे भाई जिसका जितना ज्यादा पोलराइज करने का टेंडेंसी होगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो मेरे भाई इससे रिलेटेड हम तुम्हें कुछ प्रश्न दिखलाए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिखलाए हैं, और मेरे भाई आपको एकदम सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आना, आपको अनायंस नहीं बदला जाएगा, अनायंस नहीं बदला जाएगा मेरे भाई, कटायंस बदला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल लिखने का बहुत सारा लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल्स लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। हम फाई को बढ़ाने घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मेरे भाई चेंज कर दे सकते हैं, और लेट से चार्ज से भी वेरी करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइज से ही वेरी कराए, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा चार्ज साइज से ही वेरी कराए, हम चाहेंगे तो चार्ज से भी वेरी करा सकते हैं। लाइक तुम एक एग्जांपल देखो, लाइक मेरे भाई अगर हम तुमको लिथियम नाइट्रेट दे दे और बेरिलियम नाइट्रेट दे दे, बेरिलियम नाइट्रेट दे दे, तो मेरे भाई यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन मेरे भाई चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। चार्ज बढ़ेगा कटायन का तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा मेरे भाई, वो जल्दी पोलराइज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एग्जांपल्स था मेरे भाई, दुनिया भर का एग्जांपल लिखा जा सकता है। लाइक तुमको हम और भी दे सकते हैं, LiOH, NaOH, KOH, ये भी पॉली एटॉमिक है, ये भी पॉली एटॉमिक है मेरे भाई। इस पे भी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो मेरे भाई ये थर्मल स्टेबिलिटी का एक पार्ट हो गया, जिससे आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड में तुम इस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, अब मेरे भाई थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस में बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखे जा सकते हैं। तो मेरे पास वही यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट पढ़े तो हम लोग यहीं पर वो भी काम कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट फिर हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं करेंगे। जब एस ब्लॉक पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे ये ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका था। हीटिंग इफेक्ट मेरे भाई, हीटिंग इफेक्ट यहीं पे बताने जा रहे हैं। तो मेरे भाई कुछ केसेस में बात करेंगे, लेट से हम कार्बोनेट का बात करेंगे। ठीक है, केस 1 कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट, यानी हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इससे रिलेट करेंगे मेरे भाई, जो कि तुम ऑलरेडी सीख गए हो रिएक्शन लिखने के लिए। तो मेरे भाई लेट से अगर मेटल M2+ है और ये CO3 2- है, CO3 2- है, तो मेरे भाई क्या होगा, ये मेटल ये ऑक्सीजन को लेकर के हीट करने पर निकल जा रहा था। अभी जस्ट बताया तुम वो कैसे बनाया, मेटल ऑक्साइड और CO2। मेरे भाई यही है हीटिंग इफेक्ट। तुम कहोगे सर इसको कैसे यूज करना है, तो मेरे भाई देखो कैसे यूज करना ना, एग्जांपल से समझो। यानी कि तुम तो ये समझ गए ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ, और हीट करते तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको हम एग्जांपल नंबर 1 दे दें,
ऐसा 1 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट दे दे, तो ये मेरे पास मेटल कार्बोनेट था, MCO3 था, उसको हीट करने पे क्या मिला, MO प्लस CO2। तो मेरे भाई अगर इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। तुम समझ गए इशारा, यानी ये रिएक्शन इस तरीके से लिख सकते हो। ये कैल्शियम क्या किया होगा, जो कार्बोनेट के ऑक्सीजन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। बहुत ही आसान है मेरे भाई। अगर हम तुमको मैग्नीशियम कार्बोनेट दे दे तो अब भी तुम लिख सकते हो। तो मेरे भाई देखो, लिखने का तो कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट दे दे, बेरियम कार्बोनेट दे दे, कुछ भी दे दे, तुम्हारा सबका रिएक्शन इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर जिंक ले ले मेरे भाई, तो जिंक का भी तो इसी तरीके से पोलराइजेशन होगा, तो ZnO प्लस CO2। हाँ, ये टेम्परेचर अलग अलग केस में अलग अलग रिक्वायर्ड होगा, अलग अलग केस में अलग अलग रिक्वायर्ड होगा। अभी हम कार्बोनेट का लिख रहे हैं इसलिए तुम्हारे सामने सारे रिएक्शन कार्बन, आयरन का कार्बोनेट ले लिए तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, FeO प्लस CO2। मेरे भाई कोई लीड का ले लेगा, कोई लीड का कार्बोनेट ले लेगा तो PbO प्लस CO2 बन जाएगा। यानी तुम रिएक्शन लिखने के लिए सीखे, हाँ टेम्परेचर अलग अलग रिक्वायर्ड हो सकता है अलग अलग रिएक्शन के दौरान। तो तुम्हारा ये S ब्लॉक का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मेरे भाई 6 नंबर तुम और देखो, अगर लिथियम कार्बोनेट लोगे तो मेरे भाई Li भी तो पोलराइज करेगा, Li2O प्लस CO2 बना दो, Li2O प्लस CO2 बना दो। तो इस तरीके से ये S ब्लॉक वाले रिएक्शंस लिखे जाएंगे। मेरे पास कुछ भी लिख दो, किसी का भी कार्बोनेट लो, इसी तरीके से रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा होगा तो तुमको समझ में आना चाहिए मेरे भाई। मेरे भाई अगर तुमको हम यहाँ पे लिखे Na2CO3, अभी ऊपर में लिथियम लिखे तो तुम कहोगे सर यहाँ पर Na2O प्लस CO2 बनना चाहिए। मेरे भाई ये ऐसा नहीं होता। तुम कहोगे सर अब तो गेम हो गया। मेरे भाई तो गेम को हमको तुमको सिखाना है, कब गेम होगा कब नहीं होगा, कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा। तो हम तुमको बताएंगे मेरे भाई लिथियम, लिथियम का साइज छोटा है तो मेरे भाई ये पोलराइज कर लेता है, लेकिन सोडियम का साइज क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये पोलराइज नहीं कर पाता, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। फिर तुमको डाउट आएगा सर सोडियम नहीं करता लेकिन मैग्नीशियम कर लेता है। मेरे भाई मैग्नीशियम भी कर लेता है, कैल्शियम भी कर लेता है, क्योंकि इन लोगों के पास में चार्ज ज्यादा है। इन लोगों का चार्ज +2 है और सोडियम का चार्ज +1 है। तो मेरे भाई इसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है। इवन पोटेशियम लोग का और भी कम होगा। तो एक बात हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक नोट पे, एक बात हम लिखना पसंद करेंगे, तुम्हें जान करके बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। चाहे कार्बोनेट्स हो, ये नोट पे लिख लेना मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट नोट है। कार्बोनेट्स हो, सल्फेट्स हो, मेरे भाई नाइट्रेट्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इट इज डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ भी हो, चाहे कार्बोनेट्स हो, चाहे सल्फेट्स हो, चाहे नाइट्रेट्स हो, इसका मेरे भाई Na प्लस का, मेरे भाई K प्लस का, मेरे भाई RB प्लस का, मेरे भाई CS प्लस का, इन लोग का अगर होगा तो डज नॉट डिकम्पोज। ये सारे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डज नॉट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। मेरे भाई इसका रीजन ये है कि इन लोग में आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, इन लोग में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, लिख सकते हो बिकॉज, बिकॉज मेरे भाई क्या होगा, फाइव डिक्रीज करेगा। अगर फाइव का वैल्यू डिक्रीज करेगा यानी पोलराइजिंग पावर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, अगर फाइव का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, और मेरे भाई आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और आपको पता है आयोनिक कंपाउंड्स मेल्ट करते हैं, and hence they melts at high temperature, they melts at high temperature। मतलब इसको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में तुम हीट कर दोगे तो मेरे भाई ये डिकम्पोज नहीं करेगा, बल्कि ये पिघल जाता है, पिघल जाता है। किसका, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। कौन, कार्बोनेट्स हो, सल्फेट्स हो, नाइट्रेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स हो, बाइसल्फेट्स हो, कुछ भी हो मेरे भाई उसको डिकम्पोज नहीं कराना। इस बात को एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई केस नंबर 2,
केस नंबर 2, यहाँ पे हम कार्बोनेट्स की बात किए थे, हम सल्फेट्स का बात करेंगे, मेटल्स के सल्फेट्स का बात करेंगे। तो मेरे पास सेम काम है, यहाँ पर भी M2 प्लस ले लिए और मेरे भाई SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये भी पॉलीएटॉमिक और बड़े साइज वाला है। फिर से ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा मेरे भाई, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, इसको थर्मली यानी हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बने। तुम बोलोगे क्या गजब के, एकदम आसान काम है, क्या करना है, ऑक्सीजन को इसके साथ में जोड़ो, बाकी क्या कर दो, निकाल दो प्रोडक्ट। यस मेरे भाई यस, वही काम करना। अच्छा यहाँ पे एक बात और लिखने लायक है कि SO3 को अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में हीट कर देंगे तो मेरे भाई ये SO2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक कर जाता है, SO2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक कर जाता है। तो इस बात को याद रखना। हाँ अगर कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप ऊपर वाले बनाओगे, और अगर टेम्परेचर मेंशन है तो नीचे वाला बनाओगे, यानी SO3 कन्वर्ट करने के बाद वो वापिस और आगे कन्वर्ट कर जाएगा। तो मेरे भाई इस पे भी कुछ प्रश्न लिख लो, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, अगर इसको हीट करेंगे, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई, प्रोडक्ट कॉपी में, अपने कॉपी में बनाओ जल्दी जल्दी मेरे भाई। PbSO4 क्या बनेगा, जिंक सल्फेट क्या बनेगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट बनाना, लेट नहीं करने का मेरे भाई, एकदम जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई। PbSO4, ZnSO4, CuSO4, कुछ भी ले लो मेरे भाई, प्रोडक्ट एक ही तरह से बनाना है तुमको, ठीक है। Li2SO4, Li2SO4 मेरे भाई 6, Na2SO4, Na2SO4, इसको हीट करो, इसको हीट करो, फटाफट जवाब मिल जाएगा मेरे भाई। क्या बनेगा, MgO प्लस SO3, यहाँ पे क्या बनेगा, PbO प्लस SO3, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO3, यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3, यहाँ पे क्या बनेगा, Li2O प्लस SO3, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। Na2SO4 हम जानबूझ करके लिखे हैं, ये मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां तक सबको क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताओ चैट पे, जल्दी से बताओ मेरे भाई, चैट पे जल्दी जल्दी जवाब दो। हाँ रिएक्शंस लिखने सीख गए, रिएक्शन लिखने के लिए सीख गए। तो मेरे भाई इस पेज को हम हटा रहे हैं, देखो मेरे भाई दुनिया भर का लिख सकते हैं, हमको मन करेगा अभी कैल्शियम सल्फेट लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिखने का बहुत सारा रिएक्शंस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सल्फेट से रिलेटेड बात की है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि इतना ही सारी बातें हैं मेरे भाई, इस पे और भी बात हो सकती है। लाइक अभी हम तुम्हारे सामने में कुछ 6 प्रश्न लिखे हैं मेरे भाई, चाहो तो 7 प्रश्न तुम 7वां नंबर प्रश्न भी लिख सकते हो मेरे भाई। अगर FeSO4 लिख दे, FeSO4 लिख दे, तो यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात है, यानी इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। अगर FeSO4 आया है और मेरे भाई यहीं पर एक रिलेटेड इसी से रिएक्शन अगर तुमको हम दे दे, Fe2SO4 होल थराइज दे दे, देखो दोनों में मेरे भाई सेम ही चीज है, Fe है। यहां पर देखो Fe का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऊपर में +2 है। लेकिन बात यह है कि जब इन लोगों को मेरे भाई, जब थर्मल स्टेबिलिटी के यानी जब हीट का बात आता है, ये भी Fe2O3 बनाता है और मेरे भाई ये भी Fe2O3 बनाता है। यानी Fe वाले केस में FeO ने, ऐसा नहीं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो FeO बना लेगा, यहाँ पे थोड़ा अलग ढंग का है, इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि आयरन का जो सल्फेट्स होता है वो मेरे भाई, सल्फेट्स याद रखना, सल्फेट्स वो Fe2O3 बनाता है। और मेरे भाई अगर यहाँ पे +3 ऑक्सीजन नॉर्मल वाला है तो मेरे भाई SO3 बनाएगा, SO3 यानी नॉर्मल +3 था तो यहाँ पर भी +3 बना, तो यहाँ पर SO3 बनेगा। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ पर FeSO4 +2 वाला है तो यहाँ पे जो बनता है वो SO2 प्लस SO3 दोनों बनता है, इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, इस रिएक्शन, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई। इसमें +3 में था तुम +3 वाला ही बनाओगे, इसमें +2 वाला था तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे +2 वाला आयरन ऑक्साइड बनेगा, नहीं यहाँ पर भी Fe2O3 ही बनता है। और मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा अलग रिएक्शन है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या बनता है, ये SO2 प्लस SO3 बनता है। आप लोगों को जो भी बोलना है वो चैट पे आप लिखेंगे।
ठीक है मेरे भाई। इसी टाइप से एक रिएक्शन होगा मेरे भाई, अगर FeSO4 मेरे भाई .7H2, इसे मेरे भाई ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ग्रीन कलर का ये लिक्विड होता है, ग्रीन विट्रियोल, शायद पहले भी हम आपको बताएं। तो मेरे भाई जब अगर थोड़ा कम टेम्परेचर में हीट करेंगे तो ये पहले FeSO4 बनाएगा, तुम सबको पता है। ये H2O हीट करने पर पानी क्या होगा, वेपोराइज कर जाएगा। और मेरे भाई अगर फर्दर इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस SO3 बनेगा। यहाँ पर वही वाला मेरे भाई FeSO4 वाला रिएक्शन सीखा है तो वही वाला लिख देना है, वही लिख देना है। लेकिन पहले अगर लो टेम्परेचर में हीट करेंगे तो उससे पानी बाहर आएगा, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में स्टार्टिंग में करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से तुमको और भी दिया जा सकता है मेरे भाई, कैल्शियम सल्फेट .2H2। मेरे भाई यहाँ पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर में हीट करेंगे तो पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा, आप नाम सुने होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा, POP CaSO4.12H2O। और मेरे भाई फर्दर इसको अगर हीट करोगे तो जो तुम रिएक्शन लिखते थे वही लिखना पड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट बोलो। और मेरे भाई फिर फर्दर इसको हीट कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3 बना देगा। तो मेरे भाई ये एक ही जगह पे आपको दिक्कत है, किस वाले में दिक्कत है, FeSO4 में, बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। उसको याद रखना पड़ेगा, जो यानी कि जो उसको टिक लगा दिए उसको तुमको ध्यान पे रखे रहना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई ये केस नंबर 2 था, हम सल्फेट्स का दिख रहा है। सल्फेट में सब कुछ आसान है, सिर्फ दो बातें यहाँ पे याद रखना है कि अगर SO3 को अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस में हीट कर देंगे तो वो SO2 प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है। और दूसरा FeSO4 वाला याद रखना है, दूसरा तुमको FeSO4 वाला बात को याद रखना है मेरे भाई। केस नंबर 3 आते हैं मेटल नाइट्रेट्स पर। मेरे भाई केस नंबर 3 आते हैं मेटल नाइट्रेट। पहले हम लोग सल्फेट्स देखे, कार्बोनेट्स देखे, अब हम मेटल नाइट्रेट देखेंगे मेरे भाई। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत ही आसान है मेरे भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है मेरे में, कोई बड़ा चीज नहीं है मेरे में। अगर M2 प्लस है, M2 प्लस है और NO3 माइनस है मेरे में, तो फिर से वैसा ही रिएक्शन होगा। क्या करेगा, MO निकाल देगा मेरे भाई, क्या बना देगा, MO बना देगा। क्या बना देगा, MO, और NO2 बना देगा, MO बना देगा और NO2 बना देगा। अभी तुमको रिएक्शन दिख रहा होगा सर पूरा पूरा बैलेंस्ड है, पूरा पूरा बैलेंस्ड है। लेकिन मेरे भाई आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे कि बैलेंस नहीं है, M2 प्लस है तो 2 NO3 माइनस आएगा, 2 NO3 माइनस आएगा। तुमको रिएक्शन दिखलाएंगे तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा मेरे भाई। अगर मेटल MnO3 होल ट्वाइस है तो इसको जब हीट करोगे तो मेरे भाई MO बनेगा और NO2 बनेगा जैसा तुम बना रहे हो। लेकिन नाइट्रोजन NO2 दो बनेगा, NO2 दो बनेगा, क्योंकि NO3 डबल है तो दो बनेगा। लेकिन तुम जब इसको देखोगे तो तुम कहोगे सर ठीक है NO2 तो बना, लेकिन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। मेरे पास सल्फेट वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, सल्फेट वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन नाइट्रेट में ऐसा हो रहा है। यानी कि अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गया तो उसको O2 के फॉर्म में बाहर निकाल देना मेरे भाई। बैलेंस करो, अब तुमको पूरा पूरा बैलेंस दिखेगा, हाफ O2 लिख दिया क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ से लेके NO3 वाला। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, अपने आप तुम देखोगे ना अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा तो साथ में O2 निकाल देना, बाकी पूरा काम वही है, बाकी पूरा काम वही है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O2 निकलता है, वो भी याद नहीं रखना है मेरे भाई। हमेशा रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने के बाद देख लेना कुछ बच रहा है क्या, अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचेगा तो उसको O2 निकाल देना, बस यही काम करना है। सल्फेट वाला में भी देख लो, अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाएगा तो O2 निकाल देना, नहीं बचेगा तो मत निकालना। यहाँ पे बच रहा था इसलिए निकाल दिया। तो मेरे भाई हम एग्जांपल तुम्हें दिखलाएंगे बहुत आसान आसान। फिर से देखो नाइट्रेट्स में भी वही सारे सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो मेरे भाई इसमें भी कुछ प्रश्न देखो केस नंबर 3 में, लाइक अगर हम तुमको लिथियम नाइट्रेट दे दिए तो मेरे भाई क्या बनाएगा, Li2O बनाएगा, Li2O, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, प्लस तुम कहोगे सर NO2 बनाएगा। और मेरे भाई बैलेंस करो, पहले इतना ही लिख के बैलेंस करो जिस तरीके से तुम नॉर्मली लिखते हो। तो Li2 है तो दो लिथियम लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई Li2O बनाए तो NO2 भी, तो नाइट्रोजन भी तो डबल हो गया। अब तुमको अपने आप दिखाई देगा कि ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो मेरे भाई अब जब तुमको दिखाई देगा तो हाफ O2 निकाल देना, अपने आप बैलेंस हो गया, रिएक्शन पूरा पूरा बैलेंस हो गया। यानी तुमको याद नहीं करना है मेरे, बहुत ही आसान काम है।
अगर तुम्हें हम दे दिए मेरे भाई मैग्नीशियम नाइट्रेट दे दिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट दे दिए, जिंक नाइट्रेट दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, तो मेरे भाई ये तो MgO बनाएगा, लेकिन सीधा आपको NO2 दो निकलेगा और हाफ O2 निकलेगा, हाफ O2 निकलेगा। मेरे भाई अगर तुमको हम जिंक नाइट्रेट दे दिए, आयरन नाइट्रेट दे दिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई, सबका प्रोडक्ट एक जैसा होगा, ZnO प्लस NO2, हासिल से NO2 दो बार है और हाफ O2, अपने आप बैलेंस करना, अपने आप O2 दिख जाएगा, अपने आप O2 दिख जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें तो हैं। फिर से मेरे भाई मेटल नाइट्रेट यहाँ पे लिख लो MnO3, हाँ यहाँ पे मेटल की जगह पे Na रहेगा या पोटेशियम रहेगा मेरे भाई, या रूबिडियम रहेगा या सीजियम रहेगा, तो मेरे भाई इसको हीट करने में कुछ नहीं होगा, मेल्ट करेगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गेम है मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इन जनरल वैसे तो मेल्ट करेगा, बट इसका और भी कॉन्सेप्ट है। इन जनरल इसको रहने दो, ये गलत नहीं है, हम इसको एक टेम्परेचर पर और भी बताएंगे। ठीक है, एक टेम्परेचर पर अलग होगा मेरे भाई, कुछ अगर टेम्परेचर मेंशन आ जाए तो कुछ अलग होगा, इन जनरल ये नहीं करेगा, इन जनरल नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक दो बात करने लायक बातें हैं, लाइक नोट पे हम तुमको लिखेंगे, नोट पे लिखेंगे, नोट पे लिखेंगे। ठीक है, नाइट्रेट भी पिघलेंगे ही, नाइट्रेट में कुछ अलग टेम्परेचर में कुछ अलग प्रोडक्ट दे देते हैं, लेकिन डिकम्पोज नहीं करते हैं, कुछ अलग टाइप का रिएक्शन देते हैं। मेरे पास नोट में एक बात तो लिखने लायक ये है, नोट पे पहला बात लिखने लायक तो ये है कि मेरे भाई NO2 जो होता है और O2 जो होता है, ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है। तुम O2 के बारे में MOT में देखे थे हम लोग, और NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो मेरे भाई यहीं पर एक क्वेश्चन भी लिख लो मेरे भाई, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड आपको बताना है कौन से कंपाउंड होंगे, विच ऑन हीटिंग, which on heating produces produces two gases, दो गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड आर पैरामैग्नेटिक, तो कौन होंगे मेरे भाई, किस टाइप के कंपाउंड्स होंगे, कौन से कंपाउंड्स होंगे जो मेरे भाई दो गैसेस प्रोड्यूस करेंगे और दोनों के दो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो कौन होंगे इसके जवाब, यस मेटल नाइट्रेट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटल नाइट्रेट्स हो जाएगा। मेटल नाइट्रेट्स क्या होते हैं मेरे भाई, ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, दोनों गैस पैरामैग्नेटिक होता है। तो मेरे भाई खासियत है इस रिएक्शन का। तो ये नोट का पॉइंट नंबर 1 हुआ। मेरे भाई नोट का पॉइंट नंबर 2, मेरे भाई नोट का पॉइंट नंबर 2 भी महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बात याद रखना अच्छे तरीके से। नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ठीक है मेरे भाई, इफ प्रेजेंट, अगर इन लोगों का प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट नाइट्रेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ये सारे प्रेजेंट, देन इट डिकम्पोजेस। तुम कहोगे सर ये भी डिकम्पोज कर जाता है, नहीं मैं पूरा लिखने तो दो, डिकम्पोजेस टू मेटल, पहले नाइट्रेट था, मेटल नाइट्राइट्स पे कर जाता है, मेटल नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कर जाता है एट हाइयर टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि बहुत लोअर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी हीट कर दे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसी में एक बात और लिख सकते हो कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर दे डिकम्पोज, दे गेट डिकम्पोज्ड, या दे गेट डिकम्पोज टू मेरे भाई मेटल ऑक्साइड्स। देखो मेरे भाई गेम है यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो यानी इसलिए हम नोट पे ये बात बना करके लिखिए अच्छे तरीके से। देखो सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम अगर प्रेजेंट होगा वो तो डिकम्पोज नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो वो डिकम्पोज कर जाता है मेटल नाइट्राइड्स में, और बहुत भी ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर हाई कर दोगे तो वो मेटल ऑक्साइड्स भी बना सकता है। तुमको हम दिखलाते, तुम सोच रहे कि सर कब ऐसा होगा, तो मेरे भाई हम तुमको दिखलाएंगे, तब जाकर के अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तुमको हम दिखलाना चाहेंगे मेरे भाई, अगर सोडियम का एग्जांपल लेकर के हम बता रहे हैं, आपके पास में पोटेशियम हो सकता है, आपके पास में रुबिडियम हो सकता है, कुछ भी है मेरे भाई। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 500 डिग्री जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर लिख करके आ जाए तो वो NaNO2 बना देता है मेरे भाई। क्या बना देता है? NaNO2 बना देता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। और मेरे भाई एक बात और भी लिखे हैं। हाँ पीयूष, कौन से क्लास से हो आप? एक सेकंड माय डियर स्टूडेंट, क्लास। चलो ठीक है, एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, म्यूट कर रहे हैं। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बताए थे सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करोगे 500 डिग्री सेल्सियस में तो ये नाइट्राइट पे ब्रेक करेगा। और मेरे भाई इससे भी ज्यादा अगर हाइयर टेम्परेचर, हाँ तुम कहो सर कितना हाइयर टेम्परेचर मेरे भाई? 800 डिग्री सेल्सियस मेरे भाई, सोडियम हो पोटेशियम हो कोई भी हो, तो मेरे भाई ये ऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। लेकिन साथ में जो बाई प्रोडक्ट्स मिलता है वो अलग मिलता है, साथ में जो बाई प्रोडक्ट्स मिलता है वो अलग मिलता है। तो इस बात को याद रखना, यहाँ पे पोटेशियम ऑल्सो एप्लीकेबल है, ये पोटेशियम के लिए भी, रुबिडियम के लिए भी, सीजियम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस बात को तुम याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई ये सारी बातें हैं जो तुमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से ये सब में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट बात करेंगे मेरे भाई, ये भी नोट का ही पॉइंट है, लेकिन ये बाकी पहले वालों के लिए भी है, ये पहले वालों के लिए भी है। तो यहाँ पे हम ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, नेटिव नेटिव मेटल्स या नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स उसको कहते हैं जो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते। नोबल मेटल्स कहने का ये मतलब नहीं कि एकदम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मेरे भाई, पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कम करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एजी हो गया, पीटी हो गया, ठीक है। एजी तो दो बार लिखा है ना मेरे भाई, गोल्ड हो गया, एजी हो गया, पीटी हो गया, ठीक है मेरे भाई। और साथ में एचजी भी। ये लोग मेरे भाई इन जनरल कम रिएक्शंस करते हैं, थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो मेरे भाई ड्यू टू नॉन रिएक्टिव नेचर, तो मेरे भाई क्या होता है इन लोग का? लेस रिएक्टिव लिख देते हैं मेरे भाई, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड हैज लो एफिनिटी, या लेस, बेटर है लेस लिखने का, एंड हैज लेस एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है ज्वाइन, ज्वाइन रहना, एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में हो या किसी और के साथ में। तो हम बोलना ये चाहते हैं मेरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझो, ये बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे लेट्स अगर AgNO3 लिख दे और इसको अगर तुम हीट करो तो तुम पहले नॉर्मली क्या बनाओगे? Ag2O बनाओगे। Ag2O बनाते और क्या बनाते? NO2 और प्लस O2, यहाँ पे हाफ O2 कर देते, यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ पे 2। तो मेरे भाई ये नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है इस बात को समझो। ये AgNO3 जो है, ये नॉर्मली तो वही बनाएगा, लेकिन Ag2O क्या होता है, वापिस से Ag में कन्वर्ट हो जाता है, Ag में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सब नॉन रिएक्टिव होते हैं। Ag क्या होते हैं? अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्टिव। इवन Au भी होगा तो ऐसा ही होगा, Au भी होगा तो ऐसा ही होगा। तो Ag प्लस मेरे भाई NO2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन सही है। यानी नॉर्मली तो ऊपर वाला ही रिएक्शन सही है, लेकिन मेरे भाई ये आपका, सिंस आपको हम क्या पता है, लोग लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड नहीं रहेंगे, ये अपने आप छोड़ देते हैं ऑक्सीजन का साथ। इसीलिए मेरे भाई गोल्ड जो होता है मेरे भाई, ये सब गोल्ड ये सब भी क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। इसलिए आप सुनते होंगे ये सब जल्दी मेरे भाई
खराब नहीं होता ये सारे मेटल्स। वहीं अगर आयरन होता है तुरंत ऑक्साइड का लेयर बैठ जाता है मेरे भाई। अगर एल्यूमिनियम होता है तो तुरंत ऑक्साइड का लेयर आ जाता है उसके ऊपर में। इसी तरीके से HgNO3 होल ट्वाइस भी रहेगा, तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे भाई, Hg बनाएंगे, NO2 बनाएंगे, और मेरे भाई इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे, इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे। तो इस बात को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे नॉर्मली वही रिएक्शन है, आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो अपने आप दिखाई दे देगा। ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें हैं मेरे भाई, तो तुमको ये सब पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी मेरे भाई। ये था मेटल। मेटल क्या था, नाइट्रेट्स का बात किए। इवन तुमको अगर कार्बोनेट्स होता तब भी ये Ag में कन्वर्ट हो जाता। वो CO2 जो बनता ना मेरे भाई, तो वो Ag प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि वो ऑक्सीजन का साथ छोड़ देता। तो ये बात तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। केस नंबर 4 मेरे भाई, केस नंबर 4 हम बात करेंगे तुम्हारे सामने। मेटल, हम लोग नाइट्रेट्स बात कर लिए, हाइड्रोक्साइड्स बात कर लो मेरे भाई, बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बहुत कुछ बात कर सकते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मेरे भाई M प्लस या फिर M2 प्लस ले लो, M2 प्लस ले लो या M प्लस ले लो, दो जो लेने का माने मेटर है कि आसान पड़ता है M2 प्लस लेने से। तो OH माइनस, तो मेरे भाई दो OH माइनस होगा एक साथ में, तुम एक भी दिखला सकते हो लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बाइंड हो जाएगा, और तुमको अपने आप दिख गया होगा, बाकी बचा हुआ क्या बना लेगा, H2O, पानी बता लेगा, पानी बना लेगा। यानी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे, अगर उसको हीट कर दोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस पानी बना देगा। हाँ, AgCO3 में Ag2CO3 होगा श्रुति। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो O2 बैलेंस कर लेना, अपने आप दिखाई देगा कि O2 निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, आई होप निकलेगा वहां पे O2। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2O निकाल देगा हीट करने पर, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो मेरे भाई ये इस तरीके से रिएक्शंस होगा मेटल हाइड्रोक्साइड का। तो मेरे भाई कुछ एक दो एग्जांपल चाहो तो देख लो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिए, अगर इसको हीट कर दोगे मेरे भाई तो तुमको एकदम आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, H2O। लिथियम हाइड्रोक्साइड ले ले, LiOH ले लेंगे मेरे भाई, तो Li2O, इसको दुगना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H2O निकाल देना बाहर। तो बहुत आसान है, कुछ भी ले लो। एलिम, कोई बोलेगा नहीं सर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो मेरे भाई ये भी पता है आपको, Al2O3 प्लस H2O बनाएगा। बैलेंस वैलेंस कर लेना, यहाँ पे दो एल्यूमिनियम लगा दो, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा लो, अपने आप दिखाई देगा कि टोटल 3 और 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल सा रिएक्शन है। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना कि मेटल हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे हीट करने पर मेल्ट करेगा कौन कौन, ये मेटल की जगह पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो मेरे पास सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। नाइट्रेट्स में थोड़ा सा अलग केस आया था, नाइट्राइड बना देता है या फिर कुछ और भी बना देता है, कुछ और भी बना देता है। तो मेरे भाई ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स का था मेरे भाई। अब हम केस नंबर, ये हो गया हाइड्रोक्साइड, कोई भी रिएक्शन लिखो सबका इसी तरीके से लिखा जाएगा मेरे भाई। केस नंबर 5 लिखो। देखो मेरे भाई कितना आसानी से तुमको बहुत सारा रिएक्शन हम लिखने के लिए सिखा दे रहे एक साथ में मेरे भाई। केस नंबर 5 में मेटल बाई कार्बोनेट्स, देखो मेटल बाई कार्बोनेट्स, इस पे भी थोड़ा सा अच्छा से बात समझने वाली बात है मेरे भाई, समझने वाली बात है कि मेटल बाई कार्बोनेट्स तो होता क्या है, समझना अच्छे तरीके से मेरे भाई। अगर M2 प्लस है तो HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, तो मेरे भाई सिर्फ ऑक्सीजन तो तुमको इधर ही रखना पड़ेगा, OH रखे, और मेरे भाई एक और HCO3 माइनस रखो, एक और, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई कि दो के साथ में कंबाइंड होगा, क्योंकि मेटल 2 प्लस वाला है, 1 प्लस वाले के साथ में भी ले सकते हैं मेरे भाई। जब इसको हीट करेंगे तो तुम देखना अच्छे तरीके से, ये मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में मेरे भाई ये H और ये H2CO3 बनाएगा, और साथ में CO2 बनाएगा। इवन तुम नॉर्मली भी लिख सकते थे, रिएक्शन तुम देख लेते ना, तो नॉर्मली तुमको लिखने में बल्कि ज्यादा आसान होता है अगर ऐसे लिख के देते तो। इसमें थोड़ा सा बल्कि हमको लगता है इसमें समझने में मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को, इस पे और आसान हो मेरे भाई। इसको नॉर्मली अगर हीट करके दे देते तो तुम खुद बना लेते MO, तुम बनाते MO बनाते मेरे भाई। तुम कहते कि सर अब बच गया, एक ऑक्सीजन निकाल लिया, HCO3 है, कैसे क्या होगा,
तो मेरे भाई हम कहते हैं कि तुम्हें कि देखो यहाँ पर एक CO2 बाहर निकाल, तुम कहते हैं कि हाँ सर CO2 और एक ऑक्सीजन CO3, एक CO3 सेट हो गया। तुम कहते सर एक CO3 बच गया और दो हाइड्रोजन बन गया H2CO3, और हम तुमको सच सॉरी H2CO3 और तुमको हम सच सच बताएं मेरे भाई, ये H2CO3 रूम टेम्परेचर में ही डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 में डिकम्पोज कर जाता है, H2O प्लस CO2 में डिकम्पोज कर जाता है। हाँ तुम इसको अगर और भी अगर स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो तुम ऐसा भी लिख सकते थे कि मेरे भाई इसको अगर हीट करते तुम और भी स्टेप दिखाना चाहते थे तो पहले तुम ऐसा लिख सकते थे कि सर यहाँ पर ऐसा होगा कि मेटल पहले कार्बोनेट बनेगा, MCO3 बनेगा, प्लस साथ में H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, सॉरी H2CO3 निकलेगा, H2CO3 निकले। तो मेरे भाई वही बात को हम यहाँ पे ऐसे लिखे, मेटल कार्बोनेट को ही मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, बेटर है इसको याद रखना, ज्यादा आसान है। तो यहां से भी तुमको दिख रहा होगा कि मेटल ऑक्साइड प्लस ये CO2 और प्लस H2CO3, और H2CO3 रूम टेम्परेचर में, बल्कि रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा H2O प्लस CO2 में खुले में ब्रेक कर जाएगा। तो हम बोलना ये चाहते हैं, लेट्स अगर एग्जाम्पल देखें, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखलाएंगे, PbHCO3 होल ट्वाइस हम दिखला दिए मेरे में। तो अगर इसको हीट कर दोगे, अगर इसको हीट कर दोगे मेरे भाई तो क्या बनेगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 कर लो, क्या बनाएगा पहले मेरे भाई PbO बनाएगा, प्लस सिंस यहाँ पे CO2 और यहाँ पे CO2, टोटल CO2 दो निकल जाएगा, प्लस H2O निकालेगा। हाँ तुम कह सकते हैं सर पहले कार्बोनेट बना होगा और H2CO3 बना होगा, फिर या मेरे भाई फाइनल आंसर तो यही होगा, तो डायरेक्टली ही लिखो, डायरेक्टली ही लिखो, ज्यादा बेटर। हाँ यहाँ पे एक लाइन जानने वाली बात ये है मेरे भाई, इस पेज को हम हटा रहे मेरे भाई, एक बार हमको चार्ट पे बताओ कि तुम लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट निकालना क्योंकि आसान पार्ट है मेरे भाई, रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान है, एक ही टाइप का रिएक्शन है तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं हो रहा। लेकिन मेरे भाई एक चीज हम बता देते हैं, ये टॉपिक ऐसा है जिसको रिवाइज बहुत तगड़ा करना, अच्छे वे में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल भी उतना ही है, आसान भी उतना ही है, और रिवाइज भी उतना ही जरूरी है इस टॉपिक को। फजांस रूल मेरे भाई रिवीजन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए इसको गलती से भी आज के आज ही रिवाइज कर लेना जाकर, पहले बता दे आज के आज ही रिवाइज करना, ज्यादा डिले करना ही मत, नहीं तो मेरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसे इस टॉपिक पर। हम अभी भी 11th को ही पढ़ाए थे मेरे में, तो 11th वाले आज भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यस सर वहीं पे दिक्कत, हम बोल रहा केमिकल बॉन्डिंग में सर बहुत बड़ा हो गया है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बोले कहां पर का पार्ट को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स की आयोनिक कंपाउंड, बोला सर आयोनिक कंपाउंड। हम बोले तुम लोग रिवाइज ढंग से नहीं किया है मेरे भाई, इस पे कुछ कॉन्सेप्ट ही कहाँ है, रिएक्शन लिखना है, उसे इतना सारा रिएक्शन एक बार जो लिखने का आ जाता तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए आज के आज पढ़ लेना, नहीं तो मुश्किल आएगा मेरे भाई, हम पहले बता दे रहे, फिर हमें मत कहना कि सर हमें भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई अगर लिथियम बाइकार्बोनेट ले लिए तो मेरे भाई ये भी वैसा ही रिएक्शन करेगा, Li2O बनाएगा, साथ में दो मॉलिक्यूल CO2 बनाएगा, साथ पे H2O बनाएगा, बैलेंस बैलेंस कर लेना सिर्फ तुमको पता है अच्छे तरीके से। हाँ यहाँ पे खास थर्ड वाला टाइप जो है मेरे भाई वो इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ये देखना अच्छे से, NaHCO3 दे दे, तो मेरे भाई तुमको हम सिखाए थे कि इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज नहीं करता है, ये डिकम्पोज नहीं करता है, लेकिन मेरे भाई ये कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करता है, बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और मेरे भाई क्या बन जाएगा H2CO3, तो H2CO3 को हम H2O प्लस CO2 लिख दिए, तो इस बात को ध्यान देने लायक यहाँ पे ये है कि सोडियम का बाइकार्बोनेट हो, पोटेशियम का हो, वो कार्बोनेट पे आके रुक जाता है, वो कार्बोनेट पे आके रुक जाता है, वो कार्बोनेट पे आकर के रुक जाता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये याद रहेगा, यही सारे केसेस है, टोटल 5 केसेस आए मेरे भाई, तो ये इस तरीके से तुम रिएक्शन लिखने के लिए बहुत सारा सीख गए हो, बहुत सारा लिखने के लिए सीखे, और तुमको हम सच सच बताए तो थर्मल स्टेबिलिटी तो तुम पहले ही सीख गए थे पॉली एटॉमिक वाले का, पॉली एटॉमिक का हीटिंग इफेक्ट बहुत आसान लगा होगा अब तक, लेकिन इसको रिवाइज जितना आसान है उतना ही ज्यादा रिवाइज भी करना आसान होगा, लेकिन बार बार रिवाइज करना होगा इसको, ये ऐसा टॉपिक ही है आयोनिक कंपाउंड जो बार बार रिवाइज करना होगा।
बिना रिवाइज किए हुए इसका कोई काम नहीं चलता है मेरे भाई। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसका हो गया, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग देखे पॉली एटॉमिक का। मेरे भाई अब जो हम देखेंगे पार्ट वो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का अभी तक नहीं देखे थे, सिर्फ उससे रिलेटेड रिएक्शंस आ गया तो उसको पहले पढ़ लिए। मोनो एटॉमिक अनायंस, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक अनायंस। हम लोग पॉली एटॉमिक का देखे, मोनो एटॉमिक का देखेंगे। मेरे भाई मोनो एटॉमिक का मतलब हम तो पहले ही समझाए थे आपको। इसका मतलब आपको अगर मोनो एटॉमिक लिख के दे दे तो स्मॉलर साइज मानना है। आपको मानना क्या है, स्मॉलर साइज, ठीक है। और स्मॉलर साइज अनायन, स्मॉलर साइज अनायन तो पोलराइजेशन लेस होगा मेरे भाई, पोलराइजेशन कम होगा। और अगर पोलराइजेशन कम होगा तो क्या हम बोल सकते हैं, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर मोर होगा। और मेरे भाई सिंस आपको कोई लैटिस इंथैल्पी नहीं पढ़ाया गया, हमको थोड़ा सा लैटिस इंथैल्पी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई सिंस अगर आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया तो यहाँ पे एक टर्म आता है मेरे भाई लैटिस इंथैल्पी। यहाँ पे हम लैटिस इंथैल्पी तुमको पहले पढ़ाना पड़ेगा, तो छोटा सा सब हेडिंग बनाओ, लैटिस इंथैल्पी। ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर का है मेरे भाई। ये हमें पहले पढ़ा देना चाहिए था, ठीक है। बट सिंस आपका जो सिलेबस का जो सीक्वेंस है वो पहले केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट होता है, तो लैटिस इंथैल्पी मेरे भाई क्या होता है हम समझाना चाहेंगे। जैसे मेरे में आयोनिक कंपाउंड NaCl को तुम देखते हो, NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तुम कहोगे हाँ सर हमको अच्छे से पता है कि आयोनिक कंपाउंड। मेरे भाई वो अगर उसको तुम पानी में डालते हो, नमक को, तो मेरे भाई वो क्या होता है ना, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है। Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है, यानी कि आयोनिक लैटिस, मतलब आयंस मेरे भाई एक दूसरे से जुड़े हुए। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस अट्रैक्टेड हो, इस तरीके से बहुत सारा Na प्लस और मेरे में बहुत सारा Cl माइनस कॉम्बाइंड होता है, बहुत सारा Na प्लस और बहुत सारा Cl माइनस कॉम्बाइंड होता है। इस तरीके से एक लैटिस बना करके रहता है। क्या बना के रहता है, लैटिस। तो मेरे भाई इसको तोड़ने में ना, लैटिस को तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी क्या होता है, लगता है हमें देखना, कभी कभी ऑब्जर्व करना, जब नमक को हम लोग जब पिघलाना चाहते हैं हीट दे करके, तो हीट देना पड़ता है। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, यानी हीट दे करके हम नमक को पिघलाए मेरे भाई, तो वो क्या था, लैटिस इंथैल्पी के बराबर एनर्जी देना पड़ता है मेरे भाई। इसी तरीके से क्या होता है, जब पानी में नमक डालते हैं तो चम्मच से हमको क्या करना पड़ता है, उसे एजिटेट करना पड़ता है, उसे हिलाना पड़ता है। तो स्टरर लेकर के चाहे हिलाना पड़ता है मेरे पास, तब जाकर के वो नमक क्या होता है, डिसॉल्व होता है, घुल जाता है पानी के अंदर, घुल जाता है पानी के अंदर में। इसका मतलब जो हम चम्मच से जो एनर्जी दिए मेरे भाई, जो स्टरर से जो दिए एनर्जी दिए, वो क्या हुआ, लैटिस इंथैल्पी के बराबर एनर्जी था। यानी कोई अगर M प्लस एक्स माइनस है मेरे भाई, कोई आयोनिक कंपाउंड, तो इस पे हमको कोई एनर्जी लगता है और ये वापिस M प्लस और एक्स माइनस में ब्रेक कर जाता है। और तुमको हम सच सच बताएंगे कि आयोनिक कंपाउंड ऑलवेज सॉलिड होता है, आयोनिक कंपाउंड ऑलवेज सॉलिड होता है, इसलिए इसके ब्रैकेट में S लिख दिए हैं, ऑलवेज सॉलिड होगा। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो लैटिस इंथैल्पी लगेगा, एनर्जी लगेगा। और मेरे भाई अगर कभी भी M प्लस और X माइनस जुड़ेगा और सॉलिड बनाएगा तो वहां पे अट्रैक्शन बढ़ेगा और एनर्जी रिलीज होगा। और आपको हम सच सच बताएं तो केमिस्ट्री में प्लस साइन का मतलब होता है रिक्वायर्ड एनर्जी, और अगर वापिस आता है तो मिलेगा। और मेरे पास सिर्फ दो चार्जेस है, आयंस है, और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाला होता है, लैटिस एनर्जी K(Q1Q2)/R होता है। हाँ यहाँ पे और अच्छा से डिटेल में बताए तो एक अगर एक आयन को पकड़े तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ये R की जगह पे तुम चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, K(Q1Q2)/रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन लिख सकते हो। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी जो बोलने का मन है, तो मेरे भाई ये बात हुआ। तो आयोनिक कंपाउंड्स में लैटिस एनर्जी डिफाइंड होता है, ठीक है।
और मेरे भाई कोवेलेंट में तुम कहो सकते, कोवेलेंट में क्या होता है, तो कोवेलेंट में लैटिस एंथैल्पी का ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स अगर होंगे तो वहां पे लैटिस, क्योंकि अगर हीट करेंगे मेरे भाई तो टूटेगा आयंस में, और टूटेगा आयंस में यानी थर्मल स्टेबिलिटी का बात हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, लैटिस एनर्जी से डिसाइड होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, या फिर लैटिस एंथैल्पी का भी एक डेफिनेशन लिख लो, लैट छोटा सा, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी is the energy required, is the energy required to break 1 mole of ionic lattice, 1 mole of ionic lattice into its corresponding ions, into its कॉरेस्पॉन्डिंग आयन। तो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है 1 मोल लैटिस को तोड़ने में आयंस में, ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी, यही बात खास है, मेन यही डेफिनेशन है। बहुत जगह पे ये भी लिखा रहता है कि 1 मोल लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन मेन डेफिनेशन ये है, तोड़ने वाले से ही रिलेटेड है ये, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, सिंस अब यहाँ पे एक लाइन लिखो कि अब यहाँ पर फॉर मोनो एटॉमिक आयंस, अनायंस, मोनो एटॉमिक अनायंस, मोनो एटॉमिक अनायंस के लिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय लैटिस एंथैल्पी। क्योंकि मेरे भाई सिंस तुम बहुत ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंस स्मॉलर साइज के अनायंस है, स्मॉलर साइज के अनायंस है, तो स्मॉलर साइज के अनायंस के केस में क्या होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, और पोलराइजेशन नहीं होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तुम कहोगे सर जीरो कोवेलेंट कैरेक्टर, नहीं होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। तो मेरे भाई इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे हम लोग, लैटिस आयोनिक वाला फेनोमेना से करेंगे। किससे करेंगे, आयोनिक वाला फेनोमेना से करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस लैटिस एंथैल्पी यानी थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। अब मेरे भाई सिंस अब तुमको समझ में आ गया कि लैटिस एंथैल्पी से डिसाइड होगा, तो मेरे भाई चार्जेस को इन जनरल तो सेम रखेंगे, कंपेयर जब भी करेंगे तो चार्जेस तो सेम रखेंगे, चार्जेस सेम रखेंगे तो क्या वेरी कराएंगे, अनायंस के या कैटायंस के साइज को वेरी करेंगे। यहाँ पे अनायन के भी साइज को वेरी करा सकते हैं, यहाँ पे अनायन के भी साइज को वेरी करा सकते हैं। जो रेडियस आया है ना साइज ऑफ कैटायन नीचे में साइज आर, तो मेरे भाई अगर साइज चाहे वो अनायन का हो चाहे वो कटायन का हो, लैटिस एंथैल्पी में नीचे है आर, तो मेरे भाई अगर साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एंथैल्पी घटेगा, और लैटिस एंथैल्पी घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। ये गेम है मेरे भाई, यानी कि डाउन द ग्रुप तुम कह सकते हो कि सर डाउन द ग्रुप जब भी चलेंगे तो साइज तो बढ़ेगा, यस मेरे भाई साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा सॉरी घटेगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लो मेरे भाई, कुछ एग्जांपल्स, LIF, ठीक है, हम अभी रख देते हैं लेट से हम यहाँ पे कटायंस को सेम रखते हैं, अनायंस को वेरी करा रहे हैं, LIBR LII। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन देखो तो मेरे भाई अगर अनायन का साइज बढ़े चाहे कटायन का साइज बढ़े, किसी का भी साइज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी घटेगा, और लैटिस एंथैल्पी घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल, मेरे में लैटिस एंथैल्पी घटने का मतलब क्या है कि अगर तोड़ने में कम लगेगा तो आसानी से ना ब्रेक करेगी आप, इसीलिए मेरे, और किसी में लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा तो बहुत मुश्किल से ब्रेक करेगा, इसका मतलब ये कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए लिख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। तो मेरे पास साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा तो ऑर्डर ये आ जाएगा। मेरे पास बहुत ही आसान है, मेरे में कोई भी मुश्किल नहीं है। हम चाहेंगे तो अभी इस पर हम अनायंस को वेरी कराए थे, हम इस पर कटायंस को वेरी करा देते हैं, NaF भी लिखना चाहिए तो KF लिख दिए। वीडियो कहां पर से पॉज हुआ था मेरे में, कहां पर से पॉज हुआ था, कोई बताएगा हमें। आप लोग मेरी बातों को सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए थे, बस इतना बता दो हमें, कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है। आप लोग मेरी बातों को सुन पाए थे, यस या नो।
मेरे भाई एग्जाम्पल को सुन पाए थे? फिर से चला गया वीडियो, अभी ऑन कर देते हैं मेरे। सुन लिए थे, वेरी गुड, आप लोग सुन पाए थे, बहुत अच्छी बात है कि आप सुन पा रहे थे। वीडियो आ जाएगा, कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। LIF, KF, RBF, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं हम, अनायंस को सेम रख रहे हैं, इस बार कटायंस को हम वेरी करा दिए। फिर से सेम चीज होगा मेरे में, किसी का भी साइज बढ़े वही बात होगा। तो देख लो एग्जांपल मेरे भाई, हम इसमें और बहुत बदल के तुमको दे सकते हैं। Li2O ऑक्सीजन में दे देंगे, ये सारे मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, ऑक्सीजन अकेले है। तो मेरे भाई कुछ भी दे दो तो काम वैसा ही होगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, आज के आज रिवाइज कर लेना, सब में सेम काम होगा मेरे भाई। निहायत ही आसान है, निहायत ही आसान है, कुछ बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई। KF ले लो, KCl, हम कटायन सेम रख रहे हैं, अनायन को तुम कहोगे सर क्या मजाक करे, LIF दिए फिर KF दे रहे, अरे हाँ यही सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं, मेरे हम देने का ही मन नहीं करा, ले लो मेरे भाई। फिर भी Li3N, Na3N, इसमें भी नाइट्रोजन अकेले अनायन में है, A3N, RB3N, ठीक है, CH3N। तो यहां पर भी क्या होगा, घटेगा मेरे भाई। सब में तुम कहोगे सर साइज बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा, बस यही बात याद रखना है, यही बात याद रखना है, यही बात तुमको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आई होप ये बात तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर आते हैं मेरे भाई। आप मेल्टिंग पॉइंट पर आएंगे, ये थर्मल स्टेबिलिटी का कंप्लीट हो गया पार्ट, पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी तो आसान है मेरे भाई, लेकिन रिवाइज इसको भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्कि जितना टॉपिक्स आपको इससे पहले पढ़ाए थे ना, उससे कहीं ज्यादा इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फजांस रूल वाले से लेकर के, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ आपको इसको क्या लेना है, सीरियसली लेना है, ठीक है। ऐसा मत कि रिलैक्स वे में कैजुअली आप ले लें, नहीं लेना है ऐसा, ठीक है। आप एकदम सीरियसली इस चीजों को लें। थर्मल स्टेबिलिटी से भी जो डिफिकल्ट जो पार्ट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट होता है, जो आप अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे, अगला टॉपिक ये स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मेरे भाई। मेल्टिंग पॉइंट, मेरे भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, हाँ लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हम पहले बात किए थे, बहुत पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर बात किए थे। तो वहां पे हम बताए थे कि आयोनिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई मेटालिक कंपाउंड्स का होता है, और उसके बाद कोवेलेंट का होता है। तो मेरे भाई वो कोवेलेंट आयोनिक अगर मिलेगा उसका तो डिसाइड कर चुके थे। आज यहाँ पे हम मेटालिक हैलाइड्स का करेंगे। आज यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, वो मेटल के हैलाइड्स के, हैलोजेंस के बारे में डिस्कशन होगा। अब तुम कहो सर हैलोजेंस किसे कहते हैं, तो आई होप आप पास आउट स्टूडेंट हो, आपको तो ये सब समझ में आता होगा। F-Cl-, Br-, I-, ये सारे हैलोजेंस के अनायंस है, क्योंकि आपको अनायंस पे बात करना है। तो हैलाइड्स, मेटल्स के हैलाइड्स में ये सारे। अच्छा, मेल्टिंग का मतलब आपको ये भी समझ में आता होगा, मेल्ट कराने का मतलब पिघलाना। मेरे भाई ये सब तो लाइन बिल्कुल क्लियर होगा कि हम पिघलाने की बात कर रहे हैं। तो पिघलाने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, इसका मतलब क्या करना है, डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही ना मतलब हुआ मेरे भाई। अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज करना है, यानी दूर दूर हो जाएंगे, पिघल जाएगा। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोजर होते हैं, तो उसको दूर दूर कर देंगे तो मेरे भाई पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। तो मेरे भाई मेरा बस एक ही कहना कि मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है या कोवेलेंट कंपाउंड्स का ज्यादा होगा, बताओ जल्दी से चैट में जवाब दो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आयोनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होगा या कोवेलेंट कंपाउंड्स का ज्यादा होगा, किसका होना चाहिए। सिंस ये ऑलरेडी हम आपको स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पेज में केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ाए थे, कौन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आयोनिक का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जिसपे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में ही कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड में ही क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो मेरे भाई सिंस यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे जिसपे जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। कैसे रिलेट कर रहे हैं मेरे भाई, सोचते जाओ तुम लोग किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। अब सिंस आयोनिक कैरेक्टर देखने का तरीका है लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी हमको बताएगा कि किसी में लैटिस इंथैल्पी है तो मेरे भाई लैटिस इंथैल्पी वाला मोर आयोनिक वाले कंपाउंड्स में हम देखेंगे लैटिस इंथैल्पी।
यानी जो जो आयोनिक कंपाउंड ज्यादा आयोनिक होंगे उस पर लैटिस एंथैल्पी देखेंगे, और मेरे पास जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा उस पे पोलराइजेशन देखेंगे। यानी कि जिसपे मोर कोवेलेंट होगा, यानी जिसपे कोवेलेंट, तुमको सर कोवेलेंट यहाँ पे तो आप लिखे हैलाइड्स लिखे हैं, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक है। अब मोनो एटॉमिक में तो अभी आप थर्मल स्टेबिलिटी में बताए कि लैटिस एंथैल्पी देखते हैं। मेरे भाई वो थर्मल स्टेबिलिटी था, ये कुछ और है। यहाँ पर हम बताए थे आपको साइज, आई माइनस का साइज बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे मेरे पे पोलराइजेशन फैक्टर डोमिनेट करेगा, लैटिस एंथैल्पी काम नहीं करेगा। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी का बात अलग था, वहां पे काम चल जाता था पॉली एटॉमिक मोनो एटॉमिक में, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। थर्मल स्टेबिलिटी में हम लिखे थे पॉली एटॉमिक मोनो एटॉमिक, यहाँ तो सीधा कोई पॉली एटॉमिक नहीं, यहाँ पे कभी आपको पॉली एटॉमिक नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से तो बहुत सिंपल हो जाता फिर आंसर, लैटिस एंथैल्पी देखो जवाब पाओ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। यानी जो थर्मल स्टेबिलिटी मोनो एटॉमिक का है तो वही जवाब हो जाता है, इसका भी वही जवाब हो जाता है इसी तरीके से। लेकिन नहीं, तो इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई कोई भी कॉन्सेप्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट में अब तुमको देखना पड़ेगा कि अनायन का जो साइज है, अनायन का साइज किस कैटेगरी वाला है, किस कैटेगरी वाला है, इस बात को करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसके लिए हम दो यहाँ पे एरो मारेंगे, ताकि अब हम इसी पे बात करेंगे। वैसे तो इस सारे के सारे आयोनिक वही होंगे, ज्यादा आयोनिक ही होंगे। कोवेलेंट तो आ जाता है कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो मेरे भाई हम आयोनिक कंपाउंड्स को हम इसी को दो कैटेगरीज में डिवाइड दे रहे हैं। तुमको सर आयोनिक कंपाउंड्स, यस तुमको उसमें आप आयोनिक कंपाउंड्स को पॉली एटॉमिक मोनो एटॉमिक में दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे मोनो एटॉमिक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आयोनिक में ही लेस आयोनिक और मोर आयोनिक पर बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मेरे भाई, कौन लेस आयोनिक होगा कौन मोर आयोनिक होगा, इस पर बात करेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि यहाँ पे तुमको आसान हो, और समझाएंगे भी मेरे भाई क्यों ऐसा होगा, मोर आयोनिक क्यों होगा, क्यों लेस आयोनिक होगा। अच्छा, मोर आयोनिक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पे लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। और मेरे भाई अगर लेस आयोनिक होगा तो पोलराइजेशन करेगा। तो मेरे पास जिस पे जितना ज्यादा पोलराइजेशन उसमें कोवेलेंट उतना ज्यादा, और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। यानी सिंपल सा बात, सिंपल सा बात है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, बहुत सोचने वाली बात है, मतलब कि बहुत मतलब घुमा फिरा के लाया जा रहा है मेरे, घुमा फिरा करके लाया जा रहा है कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम अच्छे तरीके से, बहुत टाइम दे करके सोचना पड़ेगा, बार 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 तुमको कॉपी बन करके बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ही रिलेट किया जा सकता है। गलत कुछ नहीं है मेरे, लेकिन सोचना यहाँ पे बहुत ज्यादा है, थिंकिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ। ठीक है मेरे भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो मेरे भाई सिंस अब हम आपको बात करेंगे एफ माइनस, यहाँ पे इसको आओ देखो पहले निहारो इसे, एफ माइनस। तो मेरे भाई एफ माइनस का साइज तो बहुत छोटा होता होगा मेरे भाई, यहाँ पे पोलराइजेशन नेग्लिजिबल होगा ही नहीं, पोलराइजेशन नहीं होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेटल के फ्लोराइड्स जो होंगे, मेटल के फ्लोराइड्स जो होंगे वो मोर आयोनिक होंगे, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ही नहीं। तो सोचो कैसे कैसे, पहले फ्लोरीन के बारे में सोचे, फिर क्लोरीन के बारे में सोचो, फिर ब्रोमीन के बारे में सोचो, फिर आयोडीन के बारे में सोचो। तो मेरे भाई ऑल फ्लोराइड्स, ऑल फ्लोराइड्स स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना, फ्लोराइड्स ठीक है, आर मोर आयोनिक, ऑल फ्लोराइड्स आर मोर आयोनिक। हाँ मेरे भाई ये तो तुमको एकदम आसान लगा होगा, ये सर गजब मजा आ गया तुमको लग रहा होगा मेरे भाई, एक्सेप्ट, यहाँ अब तुमको गलत गलत बात है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। यस मेरे भाई, BeF2 एक ही एक्सेप्शन है, एक ही है, ज्यादा भी नहीं है। BeF2 बेरेलियम का साइज छोटा होगा, सोचो बेरेलियम का साइज छोटा होगा क्योंकि बहुत ऊपर लाई करता है, और इसके ऊपर चार्ज +2 है, और चार्ज +2 है तो मेरे भाई ये फ्लोरीन को भी पोलराइज कर लेता है। तो मेरे भाई इसका पॉइंट नंबर 1 यही बन जाएगा, BeF2, यानी BeF2 लेस आयोनिक के कैटेगरी में जाएगा। मेरे भाई हम सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं, एकदम एक ही एक्सेप्शन है, बेरेलियम क्यों हुआ तुम खुद सोच सकते हो, साइज बहुत छोटा है और चार्ज बहुत ज्यादा है। तो मेरे भाई इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोर आयोनिक से ये लेस आयोनिक की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है, लेस आयोनिक। दूसरा मेरे में, अब हम तुमको फ्लोराइड्स के बारे में बता दिए।
अब तुम खुद सोचो, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का इसका बड़ा साइज होता है, हम पहले ही लिखे थे, थर्मल स्टेबिलिटी में ही लिखे थे, ये तीनों बड़े साइज वाले होते हैं। तो मेरे में बड़े साइज वाले होंगे तो ये लोग पोलराइज हो जाएंगे, इन लोग पोलराइज हो जाएंगे। और अगर पोलराइज हो जाएंगे मेरे भाई तो किस कैटेगरी में आएगा? लेस आयोनिक। लेस आयोनिक में आएगा, पोलराइज हो जाएंगे तो लेस आयोनिक में आएगा। लेकिन मेरे भाई हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तुम बहुत जब भी आप ऐसा वर्ड बोलते हैं बताना चाहते हैं, इसका मतलब लोग डर जाते हैं। तो देखो LiCl, देखो लेस आयोनिक में लिख रहे हैं क्योंकि पोलराइज हो गया, क्लोरीन भी पोलराइज हो गया, ब्रोमीन भी पोलराइज हो गया मेरे भाई, आयोडीन भी पोलराइज हो, सब बड़े साइज वाले पोलराइज करेंगे। लेकिन तुमको सर लिथियम क्यों लिख रहे हैं, सोडियम क्यों नहीं लिखते हो? मेरे भाई रुको, पेशेंस रखो। एंड अदर ग्रुप, अदर ग्रुप कहने का मतलब ग्रुप 2 के मेटल्स, अदर ग्रुप मेटल क्लोराइड्स, अदर ग्रुप मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, मेरे भाई इसमें पोलराइज हो जाता है तो जाहिर सी बात है हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हम बताए थे तुम्हें कि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लोग के पास में साइज बड़ा हो जाता है और चार्ज भी कम होता है, साइज बड़ा होता है और चार्ज भी कम होता है। तो मेरे भाई ये लोग क्या कहते हैं, पोलराइज नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाई क्लोराइड्स, ये बात पता होना चाहिए, बहुत बहुत सोचने वाला है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि एकदम आसान है, तो हम पहले ही बता रहे मुश्किल है, तुमको बार बार याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब तुम्हारा दिमाग में बैठेगा। और एक बार नहीं, इसको 20-20 बार रिवाइज करना होगा, 20 बार बोले तो 20 बार, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं मेरे भाई, छोड़ ही देना। अदरवाइज अगर 20 बार तुम्हारे पास में टेंडेंसी नहीं ना है करने का रिवाइज, तो छोड़ देना, मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं। आयोडाइड्स ऑफ Na+, K+, Rb+, CS+, हाँ कुछ कुछ दिन पे करना है, ऐसा नहीं कि 20 बार आज ही कर लिए बस हो गया साल भर के लिए, नहीं, इसको कुछ कुछ दिन पर करते रहना पड़ेगा। तो इन लोगों का पोलराइजेशन पावर कम होता है, सोडियम थोड़ा, इसीलिए वो आयोनिक हो जाता था और मेल्ट कर जाता था थर्मल स्टेबिलिटी में। लेकिन मेरे भाई लिथियम वाले नहीं करते थे, याद करो, तो लिथियम वाले सारे क्या आएंगे, लेस आयोनिक, ये पोलराइज होंगे। और अदर ग्रुप्स के मेटल क्लोराइड, इसको एकदम अच्छे से घर में जाकर सोचना मेरे भाई, नहीं सोचा तो गया, हम इसका कोई गारंटी नहीं देंगे। हाँ, अगर ये तुम सीख गए ना, अगर समझ में आ गया, लॉजिक है पूरा पूरा 100% लॉजिक है, लेकिन हाई लेवल का लॉजिक है मेरे, तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से देखना, तब तुमको अच्छा लगेगा। हाँ, अब इस पे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से करना। अभी तुम जो चार्ट बनाए उस चार्ट को देख सकते हो, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, मेल्टिंग पॉइंट का कंपेयर करना है यहाँ पर, NaCl, एकदम आराम से देखेंगे, एकदम आराम से, एकदम जल्दी अकबकाना मेल्टिंग पॉइंट में कर लिया, थर्मल स्टेबिलिटी में कर लेना जल्दीबाजी, इसमें नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, एकदम जो अप्रोच बताएंगे उसी अप्रोच पे करना, जिस अप्रोच में बताएंगे उसी अप्रोच में काम करना है मेरे भाई। हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं कि हमेशा हमेशा मेरे भाई ग्रुप के अलोंग साइज फैक्टर काम करता है, और मेरे भाई पीरियड के अलोंग चार्ज फैक्टर या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर काम करता है। तुमको पता होगा, पता हो चाहे नहीं पता हो, खैर यहाँ पे वो बात पता है चाहे नहीं पता हो, अभी उससे पहले एक बात करना पड़ेगा, इस तीनों कंपाउंड में ज्यादा आयोनिक कौन है और लेस आयोनिक कौन है? तो मेरे पास क्लोराइड्स जो होते हैं उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, लेकिन सोडियम के क्लोराइड में पोलराइजेशन नहीं हो पाता है, ये मोर आयोनिक है। पहले तो ऐसे लिखो, ये मोर आयोनिक है और ये दोनों लेस आयोनिक है। यानी अब सिंस आपको इतना जवाब पता चल गया कि जितना ज्यादा आयोनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, यानी इन लोग दोनों से ज्यादा NaCl का होगा, इन लोग दोनों से ज्यादा NaCl का हो, ये कंफर्म हो गया। लेकिन हाँ, इन लोग दोनों में ज्यादा कौन, इन लोग दोनों में ज्यादा कौन होगा? तो मेरे पास सिंस इन लोग दोनों लेस आयोनिक है तो पोलराइजेशन फैक्टर देखना पड़ेगा। आपको लिखा हुआ है लेस आयोनिक में पोलराइजेशन फैक्टर देखो। अब पोलराइजेशन कैसे देखेंगे, तो दोनों तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, तो चार्ज फैक्टर देखना पड़ेगा। Mg में +2 है और एल्यूमिनियम में +3 है, पोलराइजेशन ज्यादा किसका होगा? तो पोलराइजेशन एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में होगा? एल्यूमिनियम में ज्यादा होगा। तो मैग्नीशियम का क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक बार हमें चैट पे बताओ कि समझ आया कि नहीं आया मेरे भाई, हम हाई लेवल का लॉजिक पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझाने में हमें।
हाँ एकदम घर में जाकर कि इसको प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है ये एकदम अच्छे तरीके से रीड करना आज के आज, आज के आज। एक बार और सर एग्जांपल लेते हैं, दूसरा और समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे, NaF, MgF2, MgF2, AlF3, ठीक है, AlF3। हाँ इस दोनों में चाहो तो मार दो एरो, पोलराइजेशन इस पे तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो लेस आयोनिक मोर आयोनिक तो ऐसे ही तुम कर लिया होगा। यहाँ पे देखो मेरे आराम से, फ्लोराइड्स है, फ्लोराइड्स क्या होते हैं, मोर आयोनिक होते हैं या लेस आयोनिक होते हैं, चार्ट पे बताओ हमें। फ्लोराइड्स क्या होते हैं, मोर आयोनिक होते हैं या लेस आयोनिक, पहले इतना बताओ, बस इतना ही बताना है। पहले ये सोचो कि फ्लोराइड्स क्या होते हैं, मोर आयोनिक होते हैं। इसमें बेरिलियम फ्लोराइड है तो नहीं है, बेरिलियम फ्लोराइड है नहीं है, तीनों के तीनों मोर आयोनिक, तीनों के तीनों मोर आयोनिक। अगर तीनों के तीनों मोर आयोनिक हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, लैटिस इंथैल्पी पर। जितना ज्यादा लैटिस इंथैल्पी यानी जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और लैटिस इंथैल्पी किस पर डिपेंड करता है, तो मेरे भाई यहां पर देखो लैटिस इंथैल्पी KQ1 Q2/R पर, साइज पर, नीचे साइज है और चार्जेस है मेरे भाई। सिर्फ हम पीरियड के अलोंग हम बोलते साइज कभी भी कंपेयर मत करना, चार्ज कंपेयर करना। Na+F-, Mg+2F-। अब ये मत कह देना कि सर F के दो फ्लोरीन है 2-, नहीं एक ही फ्लोरीन का देखेंगे, वो तो बस वैलेंसी को सेट करने के लिए आया है। एल्यूमिनियम+3F-। और वीडियो चला के अभी आ जाएगा, टेंशन मत करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चार्जेस देखो मेरे, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसमें लैटिस एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको दिखाई देगा कि AlF3 में सबसे ज्यादा चार्ज है। तो मेरे भाई क्या इशारा समझ पाए, मोर आयोनिक था तो लैटिस एंथैल्पी, और चार्जेस देखेंगे तो चार्ज जिसमें ज्यादा उस पे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे पोलराइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। आई होप अब समझ में आ रहा होगा। अभी रुको, अभी अभी तुमको लगने लगता है तुरंत समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तीसरा नंबर एग्जांपल देखो, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। मेरे भाई इसमें मेटल को सेम रख रहे हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, इस बार गेम है। अब हमको इसमें बताओ, इसमें से कौन कौन मोर आयोनिक है और कौन कौन लेस आयोनिक है, इसमें कौन कौन मोर आयोनिक है और कौन कौन लेस आयोनिक है, कोई बता सकता है? या कोई एक ही चीज बता दो, मोर आयोनिक ही बता दो या लेस आयोनिक ही बता दो, कोई एक चीज बता दो। क्या सारे मोर आयोनिक है, क्या सारे लेस आयोनिक है, क्या है, हमको पता चलाना है बस। आपका हम बस इतना ही चेक कर रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट। तो मेरे में एकदम कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखना, फ्लोराइड सारे क्या होते हैं, मोर आयोनिक। तो क्या फ्लोराइड्स आए हैं, तो यस फ्लोराइड्स आए हैं, फ्लोराइड्स आए हैं। इसका मतलब फ्लोराइड में बेरिलियम फ्लोराइड एक लेस आयोनिक होता था मेरे भाई, इसका मतलब ये मोर आयोनिक। अभी हम इसको कंटिन्यू बंद नहीं किए क्योंकि इधर भी आगे भी जा सकता है, अभी नहीं पता, ये तो मोर आयोनिक है, ये कंफर्म हो गया। हाँ अब हम देखें, क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स। और मेरे भाई क्लोराइड्स हो, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड, क्या ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के हैं, तो नहीं, ये तो अदर ग्रुप्स के हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत अच्छे अमाउंट पे होगा, और पोलराइजेशन अच्छे अमाउंट पे होगा तो ये लेस आयोनिक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया कि मोर आयोनिक, तो जो जितना ज्यादा आयोनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी मोर आयोनिक का तो लेस आयोनिक से ज्यादा होगा। अब आपको इस तीनों में कैसे देखना पड़ेगा, तो सिर्फ सारे में कैल्शियम है लेकिन यहाँ पे अनायंस बदल रहा है, अनायंस बदल रहा है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा, आयोडीन में होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, तो इस तीनों में सबसे ज्यादा आयोनिक किस में, क्लोराइड में। तो क्या जवाब मिल गया तुम्हें, क्या जवाब मिल गया कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन इस पे होगा। तो मोर पोलराइजेशन तो मोर कोवेलेंट, तो मोर कोवेलेंट तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम। आई होप अब क्लियर होने लगा होगा तुम्हें। अब तुमको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ सर ये सब समझ में आने लगा। NaF, NaCl, NaBr, Na। अब हमको तुम लोग बताना इसका ऑर्डर, मेरे भाई इसका ऑर्डर तुम लोग बताना, जल्दी जल्दी बताना। NaF का, NaCl का, NaBr का, Na का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या है, जल्दी से बताओ। फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का जल्दी से बताओ मेरे भाई, फिर हम आपको और प्रश्न दे रहे हैं।
फिफ्थ नंबर दे रहे, फिफ्थ भी बताना है, एकदम आराम से बताना है, एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ऋषिकेश का जवाब आया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज ये है कि मोर आयोनिक और लेस आयोनिक। मेरे पास फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स क्या बेरिलियम फ्लोराइड है? नहीं, ये मोर आयोनिक है, ये मोर आयोनिक है। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, अरे ये तो लेस होता है, लेकिन सोडियम के है मेरे भाई, तो सोडियम में पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। ये चारों के चारों मोर आयोनिक है, चारों के चारों मोर आयोनिक हो गए। और अगर मोर आयोनिक हो गए तो लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी कैसे देखेंगे? चार्जेस तो सेम है, साइज, यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, तो यहाँ पर देखो अनायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी घटेगा और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। यस, वेरी गुड, सबका जवाब अब आने लगा। चलो फटाफट फिफ्थ का जवाब दो मेरे भाई, फिफ्थ का जवाब दो जल्दी से, एकदम फटाफट जवाब दो और खुशियां मनाओ, फटाफट जवाब दो और खुशियां मनाओ मेरे। आज की आज सब देख लेना, आज के आज नहीं देखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे, आज के आज देख लेना। हाँ, फिफ्थ का जवाब दो। तो चलो देखते हैं, मिलाते हैं, साथ साथ मिल मिल करके करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्लोराइड्स है, सारे क्लोराइड्स है, सारे क्लोराइड्स है मेरे भाई, क्लोराइड्स आ गए। तो आप क्लोराइड्स में याद करना पड़ेगा किसके क्लोराइड्स मोर आयोनिक होते थे मेरे भाई। तुमको याद आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के, चाहे क्लोराइड्स हो, चाहे ब्रोमाइड्स हो, चाहे आयोडाइड्स हो, वो सारे के सारे मोर आयोनिक होते हैं। लिथियम वाला नहीं, लिथियम में पोलराइज कर लेता है, तो ये लेस आयोनिक, ये लेस आयोनिक है, और ये मोर आयोनिक है, ये मोर आयोनिक है मेरे भाई। तुम पहले कैटेगराइज करो तो आसान हो जाएगा, कैटेगराइज करो तो आसान हो जाएगा। अब मोर आयोनिक वाले का तो ज्यादा ही होगा मेरे में, यानी कि इतना तो पता चल गया कि LiCl से बड़ा होगा सब। अब इस चारों में मोर आयोनिक में लैटिस इंथैल्पी देखोगे तो कटायन का साइज देखो, कटायन का साइज बढ़ रहा है, तो लैटिस इंथैल्पी घटेगा, मतलब ये ऑर्डर है, इस चारों में ये ऑर्डर आएगा। और मेरे भाई ये चारों मोर आयोनिक है, तो मोर आयोनिक का तो ज्यादा हुआ, LiCl को सबसे लास्ट में लगा दो, यानी फाइनल ऑर्डर जो आएगा NaCl सबसे ज्यादा, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CHCl, और फिर LiCl होगा, फिर LiCl होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास। बहुत ही मजेदार पार्ट था, आपको ये सारा कुछ सिखा दिए। तो एक छोटा सा पार्ट हम तुमको और पढ़ाएंगे अभी, सिर्फ 4-5 मिनट बचा हुआ है, उस पर हम और पढ़ाएंगे थोड़ा सा बात, ठीक है मेरे भाई? कुछ बात और भी करेंगे। तो मेरे भाई ये था हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट बात हो गया। आप लोग CDPS नंबर 1, CDPS नंबर 2, CDPS नंबर 3 बना लेना, CDPS 1, CDPS 2 और CDPS 3 बना लेना। एक टॉपिक है छोटा सा इसी में, हाइड्रोलिसिस मेरे भाई, छोटा सा पार्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या समझ में आता है? तो मेरे भाई आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, हाइड्रो का मतलब पानी, पानी का बात होगा यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस का मतलब आप बचपन में पढ़ते आए हो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्लास 12 में पढ़े होंगे आप लोग। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसका मतलब क्या होता है? पानी मेरे भाई, पानी आएगा। सोचो, हाइड्रोलिसिस का मतलब इतना ही समझना है तुमको, पानी आएगा। तो पानी, पानी का मतलब H2O, पानी का मतलब H2O आएगा मेरे भाई। और क्या लगता है H2O में लोन पेयर होता है कि नहीं होता? होता है मेरे भाई। पानी आएगा तो लोन पेयर लाएगा, सोचो, दिमाग लगाओ, पानी आएगा लोन पेयर लाएगा। और मेरे भाई लोन पेयर किसको देता है? वैकेंट ऑर्बिटल को। लोन पेयर लाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल को दे जाएगा, खाली ऑर्बिटल को। मतलब बहुत बड़ा गेम है मेरे भाई, हम यहीं पे कॉन्सेप्ट तुमको सिखा देंगे। पानी आएगा, लोन पेयर लाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल को दे जाएगा, और मेरे भाई हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अरे कितना मस्त कविता है मेरे भाई, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। पानी आएगा, लोन पेयर लाएगा, हाइड्रोलिसिस, वैकेंट ऑर्बिटल को दे जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लोन पेयर किसको देगा? याद करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता था? जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होता था। तो लोन पेयर किसको देगा? वैकेंट ऑर्बिटल को देगा। पानी आएगा, लोन पेयर लाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल को दे जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो मेरे भाई कोई पूछेगा तुमसे कि क्या क्या शर्त है हाइड्रोलिसिस के लिए, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, मेरे भाई कोई तुमसे पूछ ले आकर के कि हाइड्रोलिसिस के लिए क्या क्या शर्तें हैं,
तो मेरे भाई शर्त नंबर तो तुमको दिख गया कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट, यानी पहला पॉइंट यही है, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। यानी तुम्हें कभी भी कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस कहां पर होगा, तो पहला तुम यही पर पॉइंट बोल देना कि पानी आएगा, लोन पेयर लाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल को दे जाएगा, इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, पहला शर्त। मेरे भाई सिंस ऑक्सीजन के पास में निगेटिव चार्ज है, पार्शियल माइनस चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो मेरे भाई निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास में, तो लेने वाले के पास में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अगर किसी में, तो लोन पेयर का लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा, लोन पेयर लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा होगा, पानी भी ज्यादा आएगा, पानी भी ज्यादा आएगा, यानी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पानी का आने का टेंडेंसी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है। वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना आसानी से, स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट होना चाहिए, स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट होना चाहिए। मेरे भाई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। स्टेरिक क्राउडिंग टोटल तुमको याद रखना दो ही कंपाउंड में होता है, CCl4 एंड SF6 में, CCl4 और SF6 में होता है मेरे भाई, CCl4 में और SF6 में होता है, इस बात को याद रखना। स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट, क्योंकि पानी नहीं आ पाएगा। मान लो तुमको कहीं जाना है तो ज्यादा भीड़ दिखाई देगा, क्राउडिंग दिखाई देगा, तुम नहीं जाना पसंद करते हो। लेफ्ट से तुमको अगर किसी रोड में ज्यादा भीड़ दिखाई देता है तो तुम उस रोड से नहीं जाते हो, दूसरे रास्ता से जाते हो। क्यों जाते हो? तुमको पसंद क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम बता दिए दो ही जगह पे काम करेगा, इसके अलावा कहीं नहीं तुमको लगाना है। फिर भी तुमको हम एग्जाम्पल दिखलाएंगे जहां पे तुम सोच सकते हो। चलो मेरे भाई कुछ प्रश्न से तुमको सिखाएंगे। कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ बहुत आसान पार्ट है मेरे भाई, हाइड्रोलिसिस मेन मेल्टिंग पॉइंट है मेरे भाई, उसको अच्छा से रिवाइज करना। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं मेरे भाई, PCl3, ASCl3, SbCl3, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ मेरे भाई, BiCl3। तो सिंस अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो वैकेंट ऑर्बिटल सबसे पहले चेक करो, तो फास्फोरस के पास में भी है, तो आर्सेनिक के पास में भी होगा, स्टीबियम के पास में भी होगा, Bi के पास में भी होगा, सबके पास में वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सब में। चार्जेस देखो, सब में +3 चार्ज, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3। तो वो कहोगे सर कुछ नहीं, सब चीज तो सेम है, सब कुछ तो सेम है। अब दिक्कत आने लगा तुमको सर कि सब कुछ पॉजिटिव चार्ज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तब कैसे देखेंगे, तब कैसे देखेंगे मेरे भाई? बात तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर, सब में +3 चार्ज है, सब में वैकेंट ऑर्बिटल भी है, +3 चार्ज भी। अब कैसे देखेंगे मेरे भाई? तो अब तीसरा फैक्टर तुम कहोगे सर स्टेरिक क्राउडिंग चेक करिए, तीसरा फैक्टर चेक करिए स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग बोल सकते हो तुम चेक करने के लिए, चेक करने के लिए बोल सकते हो, तुम्हें यही लग रहा होगा। हाँ मेरे भाई, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग से बहुत अच्छा तुमको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर तुम इस तरीके से तुम सोच सकते हो मेरे भाई कि वैकेंट ऑर्बिटल है, साइज देखो लेने का, क्योंकि यहाँ पर अगर फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस में नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे, नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे। हम हमेशा बताएं कि ग्रुप के अलोंग साइज फैक्टर देखो, ग्रुप के अलोंग ऑलवेज साइज फैक्टर देखो। तो मेरे भाई साइज फैक्टर के अकॉर्डिंगली तुम अब ये स्टेरिक क्राउडिंग नहीं बोल रहे, तो मेरे भाई सिंस फास्फोरस का साइज इस चारों में सबसे छोटा होगा, चारों में सबसे छोटा होगा, तो ड्यू टू +3 चार्ज, मेरे भाई टोटल +3 चार्ज इसमें भी है, इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी है, तो +3 चार्ज ये छोटे से साइज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें +3 ज्यादा बड़ा साइज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें और बड़ा में, तो इस पे हर पॉइंट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो मेरे भाई चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हम साइज फैक्टर से, चार्ज चार्ज सबके ऊपर सेम था, लेकिन चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे है? PCl3 में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट एवरी पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें। स्टेरिक वाला फैक्टर जल्दी नहीं देखना होता है मेरे,
तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल मेरे SnCl2 और SnCl4 में बात करें तो ये तो क्लियरली दिख गया होगा सर, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +4 है, वैकेंट ऑर्बिटल तो दोनों में ही होगा, Sn है तो नीचे का एलिमेंट्स है, इसके पास में वैकेंट तो खूब सारा पड़ा हुआ होगा। यस, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली चार्ज का मैग्नीट्यूड से पता चल गया। साइज तो देख भी नहीं सकते थे, स्टेनम 2+ स्टेनम 4+ का ऑलमोस्ट साइज क्या होगा, सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा, इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा मेरे भाई। तीसरा नंबर एग्जांपल देखो, अगर तुमको SnCl4 दे दे और यहाँ पे CH4 की जगह पे मिथाइल का 4 दे दे, अब मेरे भाई यहाँ पर दोनों का चार्ज सेम है, वैकेंट ऑर्बिटल दोनों में है लेकिन चार्ज दोनों का सेम। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग, ये स्टेरिकली क्राउडेड है, तो वो मिथाइल बड़ा साइज का होता है, स्टेरिकली स्पेलिंग स्पेलिंग मिला लेना मेरे भाई, स्टेरिकली क्राउडेड है, स्टेरिकली क्राउडेड है ड्यू टू मिथाइल, मिथाइल का साइज बड़ा होता है। एक और एग्जांपल दिखलाएंगे मेरे भाई, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5 दिखाएंगे। यहां पर मेरे भाई सब में वैकेंट ऑर्बिटल है, गारंटेड है, वैकेंट ऑर्बिटल सारे में, सारे के पास में वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है मेरे भाई। तो मैं सर हाँ सर मौजूद तो है, तो चार्ज देखो, पीरियड के अलोंग क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं +5 +4 +3 +2, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड साइज फैक्टर ऑलमोस्ट सेम होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर किया जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, अगर CCl4 दे देते तो तुमको लगता कि CCl4 का तो +4 चार्ज है लेकिन वो स्टेरिकली क्राउडेड हो तो लास्ट में लग जाएगा। तो मेरे भाई ये सारा पार्ट था, ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया मेरे भाई, तुम सारा क्वेश्चंस को बना लो CDPS से, हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, या समझ में आ गया तो चैट पे बता दो यस सर सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी से बताओ फास्ट। ऋषिकेश हैंड रेस कर